नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस बताया है आप लोगों को। तो आज क्या करेंगे, हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस देख लेंगे और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसी के साथ क्या होगा, एसी ब्रिज हमारा जो थ्योरी पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फिर आज और कोई टाइम ना वेस्ट करके हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में जो ब्रिज आता है वो है हमारा क्या, डिसॉटी ब्रिज आता है। अब ये डिसॉटी ब्रिज में बेसिकली हम करते क्या है, देखिए जो C1 है ना, यहाँ पे ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस होता है, अननोन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। और C2 जो वैल्यू रहता है ना, ये मेरा नोन कैपेसिटेंस रहता है, ठीक है। अब हम बेसिकली ये वाले ब्रिज में करते क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं दो कैपेसिटेंस के बीच में। तो देखिए, एट बैलेंस कंडीशन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखिए बैलेंस कंडीशन में हमको क्या पता है, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ये होता है मेरा बैलेंस कंडीशन। तो Z1 हमारा क्या होता है, 1/j⍵C1 इंटू Z4, R4 इज इक्वल टू Z2 1/j⍵C2 इंटू Z3, R3 मेरा, ठीक है, ये R3। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखिए j⍵ कैंसिल हो गया, C1 इज इक्वल टू C2 इंटू R4/R3, ठीक है, ये मेरा आया रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, C2 को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, C1 को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एज्यूम क्या किया है, एज्यूम क्या क्या करके रखा है, देखिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया है क्या, कि कैपेसिटर जो है ये आइडियल है, एकदम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर में कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर में लॉस होगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी इसका यही है, अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस में लॉसेस होंगे, ठीक है, मतलब अगर एक लॉसी कैपेसिटर, मैंने आप लोगों को बताया क्या, सीरीज में एक रेजिस्टर आता है, अगर ये लॉसी कैपेसिटर हुआ तो ये ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इन केस ऑफ लॉसी कैपेसिटर ब्रिज विल नेवर बैलेंस, ठीक है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। तो और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है, कि ये देखिए सर्किट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हम लोग वेरी करके डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डिसॉटी ब्रिज बेसिकली क्या है, एक हमारा इस टाइप का ब्रिज है जो कि कैपेसिटेंस मेजर करता है बाय कंपेयरिंग अ नोन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा डिसॉटी ब्रिज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों व्हाइट बैकग्राउंड पे लिख रहा हूँ, आज मैं तो ब्लैक पे लिखता हूँ। तो एक अच्छे से स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि मतलब ठीक है कि सर आप ऐसे मत लिखो ब्लैक पे। तो मैं बोला कि चलो वाइट पे ही लेके आता हूँ, क्योंकि ब्लैक पे दिखता नहीं है, पिन पॉइंट किया उन्होंने, तो मैंने चेंज कर दिया, फिर इसीलिए मैं वाइट पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो मतलब अच्छा लगता है कि मैं इतना सारा एफर्ट डालता हूँ, तो अगर कोई देखता है इसको अच्छे से और मतलब प्यार से फिर कमेंट कर दे कोई कि सर नहीं दिखता है मेरे को ब्लैक में, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब आप लोग अगर कभी टीचिंग करोगे तो आप लोगों को फिर समझ में आएगा। तो फिर चलिए, जो मैंने पीछे प्रॉब्लम बताया कि अगर मेरा कैपेसिटर लॉसी हो तो उसके लिए क्या क्या करेंगे हम। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज लाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पे ये मेरा क्या है, मैंने इसको नॉन आइडियल कंसीडर किया। यहाँ पे R1 जो है इसका लॉस फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए
यहाँ पे मेरा बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ये मेरा बैलेंस कंडीशन है। अब बैलेंस कंडीशन पे लिख लेता हूँ मैं R1 प्लस स्मॉल r1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा C1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल r2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा C2 इंटू R3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये सब सॉल्व करना ना आपको एकदम मतलब सोचना नहीं है, यहाँ पे एकदम स्पॉन्टेनियसली आपको होना चाहिए ये सब। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे लिखूँगा मैं इसको, कैपिटल R1 स्मॉल r1 माइनस जे ओमेगा C1 इज इक्वल टू R3 R4, ठीक है, माइनस जे ओमेगा C2 इंटू R3 बाई R4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करता हूँ, तो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R3 बाई R4 R2 प्लस R2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और C1 को क्या लिखूँ मैं, C1 को क्या लिख सकता हूँ, C2 इंटू R4 बाई R3। ठीक है, तो ये मेरा R1 का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ पे मैंने R1 तो बताया नहीं आप लोगों को। देखिए R1 जो होगा वो बेसिकली ये जो स्मॉल है ना, स्मॉल R1, इसको इधर लेके आऊँगा। तो देखिए R3 बाई R4 R2 प्लस R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल R1 का आ गया, ये मेरा क्या आया, स्मॉल R1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C1 का वैल्यू देखिए, पीछे भी हमने जैसे डिसॉटी ब्रिज में आया था मेरा C1 इज इक्वल टू C2 R4 बाई R3, सेम वैल्यू मेरा यहाँ पे भी आया है, C1 इज इक्वल टू C2 इंटू R4 बाई R3। ठीक है, सेम वैल्यू आया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि कैपेसिटर इज नॉन आइडियल केस। ठीक है, नॉन आइडियल के केस में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कैपेसिटर, ये C1 भी और C2 भी, ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा अननोन देखिए, अननोन C1 और R1 है ना, लेकिन कैपेसिटर मेरा क्या है, ये है। ठीक है, कैपेसिटर एज ए यूनिट ये वाला है मेरा, ऐसे R1 भी अननोन है मेरा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये क्वालिटी फैक्टर ये वाला जो है मेरा, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका क्वालिटी फैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर 1 इज इक्वल टू XC बाई R। तो XC मेरा क्या है यहाँ पे, 1 बाई ओमेगा C1 बाई, ये R क्या है यहाँ पे, ये R, ये वाला स्मॉल R1 को मैंने R बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा R1, तो मेरा जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर में ये C1 और स्मॉल R1 को एज अ होल यूनिट बोल रहा हूँ, है ना, तो ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे पीछे देखिए, पीछे जो क्वालिटी फैक्टर था वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए यहाँ पे क्या आया मेरा, 1 बाई ओमेगा C1 स्मॉल R1, ये मेरा क्वालिटी फैक्टर आ गया। ठीक है,
अब क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर 2 क्या है, देखिए सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वालिटी फैक्टर ऑफ इसको मैं 2 पकड़ लिया हूँ, तो ये क्या होगा 1/ω/C2R2। तो यहाँ पे मेरा डिसिपेशन फैक्टर क्या हुआ ω/C1R1, और यहाँ पे मेरा डिसिपेशन फैक्टर क्या हुआ ω/C2R2। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, डिसिपेशन फैक्टर 1 का क्या है ω/C1R1 और डिसिपेशन फैक्टर ऑफ 2 क्या है ω/C2R2। ठीक है, और एक चीज हमने अभी देखा निकाला था C1 = C2 इंटू R4/R3, ये हमने निकाला था। ठीक है, और हमने और एक चीज क्या निकाला था अभी, देखिए ये वाला इक्वेशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए R1 + R1 = R4/R3 R2 + R2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। एक बार चेक कर लेता हूँ सही लिखा हूँ कि नहीं। R3/R4 है, देखिए ठीक है, ये R3/R4 है। देखिए ये मेरा R3/R4 ये निकाल लिया। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखिए R3/R4 को क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखिए C1/C2 लिख सकता हूं, तो विच इंप्लाइज R1 + R1/R2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूं मैं, C2/C1 लिख लेता हूं R3/R4 को, C2/C1 लिख लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आया मेरा R1C1 प्लस स्मॉल r1c1 इज इक्वल टू R2C2 प्लस स्मॉल R2C2। ओमेगा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ओमेगा, तो ओमेगा R1C1 प्लस ओमेगा स्मॉल r1c1 इज इक्वल टू ओमेगा R2C2 प्लस ओमेगा R2C2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यू देखिए क्या है, ये मेरा क्या है, डिसिपेशन फैक्टर ऑफ 1 है, ये वैल्यू क्या है, डिसिपेशन फैक्टर ऑफ 2 है। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब मैं देखिए इसको ऐसे लिखूं तो कोई गड़बड़ होगा क्या, डिसिपेशन फैक्टर ऑफ 1 माइनस डिसिपेशन फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू ओमेगा R2C2, ओमेगा को कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस ओमेगा R1C1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं C1 को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ये वाले वैल्यू से, तो देखिए क्या लिखूँ मैं, अगर ओमेगा R2C2 माइनस R1 इंटू C2 R3/R4। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डिसिपेशन फैक्टर 1 माइनस डिसिपेशन फैक्टर 2, C2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ओमेगा C2 R2 माइनस R1 इंटू R3/R4। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ESE में पूछा गया है एक बार। क्या करते हैं कि आपको डिसिपेशन फैक्टर दे दिया रहता है कोई भी एक कॉइल का, ठीक है, और ये सब वैल्यूज आपको नोन रहते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यूज आपको नोन रहते हैं, आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे दूसरे वाले डिसिपेशन फैक्टर को। ठीक है, सपोज कीजिए अगर डिसिपेशन फैक्टर ऑफ कॉइल 2 दिया हुआ है, आपको ओमेगा दिया होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, C2 वैल्यू है, R2, ठीक है, और R1 आप कैलकुलेट करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, आपको सारे वैल्यूज प्रोवाइडेड रहेंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमको कोई भी एक कॉइल का डिसिपेशन फैक्टर पता हो तो हम दूसरे वाले कॉइल का डिसिपेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। और इसको मैंने डिराइव कैसे किया ये आप लोगों ने देखा अभी। बस इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ये R1 स्मॉल r1 और स्मॉल r2 जो मैंने लगाया ये बेसिकली कैपेसिटर का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। इट इज जस्ट सिग्निफाइंग द लॉस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा ब्रिज है ना, ये क्या है, हमारा शेयरिंग ब्रिज है। ये भी काफी मतलब सिंपल सा ब्रिज है, यहाँ पे भी इतना कोई इसमें इशू नहीं है। ये ब्रिज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस ब्रिज को अगर बैलेंस कंडीशन पे मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो अगर मैं लिखूं तो Z1 मेरा क्या है, R1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा C1 इंटू, डायरेक्टली मैं इसको अब सॉल्व करके लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा R4 C4 इज इक्वल टू R3 इंटू 1 बाई जे ओमेगा C2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। यहां पे देखिए मैं बताना ही भूल गया, C1 जो है ये क्या है, फिर से मेरा अननोन कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये मेरा अननोन कैपेसिटेंस है। और R1 बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये लॉस है कैपेसिटर का, ठीक है, लॉस को सिग्निफाई कर रहा है फिर से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, R1 माइनस जे ओमेगा C1 इज इक्वल टू R3 बाई R4 1 प्लस जे ओमेगा R4 C4 इंटू 1 बाई जे ओमेगा C2। देखिए कितना इजीली सॉल्व करते हैं। आपको बस ये प्रैक्टिस में अगर आप लोग रहेंगे ना, तो जो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा वो क्या करेगा, इधर पे एलसीएम लेगा, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये सॉरी मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको करना ही नहीं है ये सब। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, अगर न्यूमेरिकल भी आता है ब्रिज सर्किट में, हम लोग वेरिएबल नेम्स के टर्म में इसको लेके आएंगे, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 माइनस जे ओमेगा C1 इज इक्वल टू, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आया मेरा, माइनस जे R3 बाई R4 इंटू 1 बाई ओमेगा C2। देखिए मेरा कैलकुलेशन फास्ट है बोल के मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं सॉल्व करना, आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व करना, ठीक है, इंटू R3 बाई R4 इंटू R4 C4 इंटू 1 बाई C2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R4 कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सब ये कर लेता हूँ, सेपरेट आउट कर लेता हूँ। तो देखिए C1 मेरा फिर से क्या आया, देखिए C1 जो है मेरा फिर से वही आएगा, C2 इंटू R4 बाई R3, ठीक है। और R1 मेरा क्या आया, R1 इज इक्वल टू R3 C4 बाई C2, ठीक है। देखिए ये मेरा R1, ये मेरा C1। देखिए C1 अभी भी सेम है जैसे हमने पीछे निकाला था, सेम वही वाला कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे R4 नहीं है, ठीक है। तो R4 देखिए इसीलिए मैंने एक वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे रखा है, और एक देखिए यहाँ पे R3 है, ये वाले में R3 है, तो R3 को मैं वेरिएबल नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पे भी C2 है, यहाँ पे भी C2 है, इसीलिए C2 को भी मैं वेरिएबल फैक्टर नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे देखिए C4 है, यहाँ पे C4 नहीं है, तो इसीलिए देखिए मैंने दोनों पे एरो मार्क किया कि C4 और R4 के हेल्प से हम ये ब्रिज को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपको कभी अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स की वजह से कन्वर्ज करे। देखिए आपको कोई भी ब्रिज का ना, हाँ जैसे कि मैक्सवेल ब्रिज हुआ, एंडरसन ब्रिज हुआ, ये सब ब्रिज के आपको ना थोड़े से डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मतलब आपको सब ब्रिजेस के डायग्राम याद होने चाहिए, ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी कि ये ब्रिज बताओ, ईएससी में पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि क्या फैक्ट कैसे ब्रिज रहता है, स्केरिंग ब्रिज कैसा, डेसॉटी ब्रिज कैसा, मैक्सवेल ब्रिज कैसे रहता है, ओवंस ब्रिज कैसे रहता है, ये सब का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये मैंने C1 और R1 निकाल लिया। अब एक छोटा सा चीज बचा है यहाँ पे, अगर मैं डिसिपेशन फैक्टर निकालूं ब्रिज ये सॉरी कैपेसिटर 1 का, तो क्या होगा मेरा ओमेगा C1 R1, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेता हूँ मैं C1 और R1 का, तो क्या आ रहा है देखिए ओमेगा इंटू C1 का क्या है C2 इंटू R4/R3, R1 का वैल्यू क्या है R3C4/R2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ R3 कैंसल, ठीक है। ये R2 कहाँ से आया, ये तो C2 है ना यहाँ पे, C2, तो देखिए C2 भी कैंसिल, तो ये मेरा क्या आया ओमेगा R4C4, ठीक है। ये मेरा क्या आया ओमेगा R4C4 डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये मेरा क्या था शेयरिंग ब्रिज का हम लोगों का था। अब देखिए शेयरिंग ब्रिज का ना एक हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं, ये शेयरिंग ब्रिज में ना ये जो यहाँ पे C1 है, इसके हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी मेजर कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा क्या है बेसिकली, ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये बेसिकली ये हमारा C1 है, ठीक है, C1 है मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है पहला जो कंडीशन रहेगा केस 1, ठीक है। केस 1 में जो मेरा फिगर 1 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बात बताइए, ये जो सी एयर है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे बेसिकली दो कैपेसिटेंस बन रहा है, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस, एक तो ये एयर की वजह से और एक ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि ये जो है सी एयर और सी डाइलेक्ट्रिक, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, थोड़ा सोच के देखिए, ये सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। ऑब्वियसली ये सीरीज है। क्यों सीरीज में है, देखिए अगर यहाँ से एक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज फ्लो करता है, तो सेम यहाँ से भी चार्ज, यही वाला चार्ज जो ऊपर से आ रहा है यही फ्लो करेगा यहाँ पे, एयर पे, सी एयर पे वही वाला चार्ज फ्लो करेगा, और डाइलेक्ट्रिक में भी चार्ज यही वाला फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज सेम है, लेकिन अगर आप लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज जो है V है, ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा ना सी एयर के केस में मेरा एक वोल्टेज तैयार होगा V1, और ये सी डाइलेक्ट्रिक की केस में और एक वोल्टेज तैयार होगा V1 और V2। तो ये जो V है बेसिकली ये V1 प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है, ठीक है। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स कब रहता है, इम्पीडेंस में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा सीरीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा सीरीज कनेक्शन है। अगर मेरा कोई कैपेसिटेंस सपोज कीजिए ऐसे रहता ना, ये भी ध्यान एक बार बता ही देता हूँ जब बता रहा हूँ, देखिए अगर ऐसा कुछ रहता ना, सपोज कीजिए एक, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टाइप से अगर मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता ना, तो ये मेरा यहाँ पे देखिए एक होता क्या, ये वाले सी एयर होता है एक ये वाला, और एक ये सी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा वोल्टेज जो है ये सेम होता कि नहीं, सी एयर और सी डाइलेक्ट्रिक का वोल्टेज सेम होता, लेकिन यहाँ से अगर मेरा जो चार्ज फ्लो करता तो कुछ चार्ज ये सी एयर में आता और कुछ चार्ज कहाँ आता है, ये डाइलेक्ट्रिक में। चार्ज डिवाइड हो रहा है, ये याद रखिए, चार्ज इज ऑलवेज एनालोगस टू करंट। क्यों, Q इज इक्वल टू IT होता है ना मेरा, ये होता है कि नहीं, होता है। तो इसीलिए चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसीलिए चार्ज इज एनालोगस टू करंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा वोल्टेज सेम रह रहा है लेकिन चार्ज डिवाइड हो रहा है। ऐसा इंपीडेंस के केस में कब फॉलो होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है।
तो इसीलिए ये दो केसेस हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए केस 1 अब सॉल्व करता हूं मैं, सी एयर कैलकुलेट करूं। अगर मैं सी एयर कैलकुलेट करूं तो मेरे को क्या पता होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है मेरा, ये देखिए मैंने इसको डी पकड़ा है, ठीक है। और सी मेरा डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी, यही ना होगा। अब मेरा C जो होगा इक्विवेलेंट, जिसको मैं C1 पकड़ लेता हूं, ठीक है। ये C1 क्या है, केस 1 के लिए कैपेसिटेंस, ये क्या है, पैरेलल C एयर, पैरेलल C डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, C एयर इंटू C डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय C एयर इंटू C डाइलेक्ट्रिक प्लस, सॉरी, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे देखिए एक एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा क्या मेरा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ डायरेक्टली इसको, तो एक एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट आर ए डिवाइडेड बाई टी प्लस डी एप्सिलॉन ई आर एप्सिलॉन आर, यही होगा मेरा C1, ठीक है। तो ये मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ। अब देखिए केस 2 में आ जाइए, ठीक है। केस 2 में हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर है, यहां से हम डाइलेक्ट्रिक को निकाल लेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को निकाल लिए और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो कंडीशन के लिए ये जो ब्रिज बैलेंस हुआ था ना हमारा, सेम हम फिर से वही ब्रिज बैलेंस कंडीशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम जो C1 के प्लेट्स है ना, इसको वैरी करेंगे, ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक अगर निकल गया, इसका मतलब क्या होगा, मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर गया। क्यों ऐसे होगा, बिकॉज C इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी। तो अगर मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अगर कम हो रहा है, तो मेरा कैपेसिटर का वैल्यू कम होगा। अब अगर मेरे को केस 2 में मेरा कैपेसिटर का वैल्यू अगर कम हो जाता है, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर ए को हम क्या करें, बढ़ा दें, लेकिन ये वेरिएबल एरिया वाला कैपेसिटर नहीं है, या तो ए को हम बढ़ा दें या डी को हम डिक्रीज कर दें। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। केस 2 में हम डी को डिक्रीज करेंगे, ये जो टॉप वाला जो प्लेट है ना, इसको हम ये एक्स वाले पोजीशन पे लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए जब ये केस 1 में ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या था मेरा, यहाँ पे डी था, टी था, मतलब डी प्लस टी था। अब केस 2 में क्या करेंगे, कैपेसिटेंस वैल्यू को सेम रखने के लिए, मतलब C2 को C1 के बराबर रखने के लिए, C2 का वैल्यू क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से फ्लश आउट कर दिया है। तो C2 को C1 के बराबर रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को मैं कम कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, C2 C1 के बराबर होगा। कितना कम कर रहा हूँ, x से कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं C2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब C2 का वैल्यू क्या रहेगा, ये जो टॉप वाला प्लेट है, अब ये डॉटेड लाइन वाले पोजीशन पे आ गया है। तो C2 का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस टी माइनस एक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस को रब आउट कर लेता हूं, देखिए सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, C1 इक्वल टू C2 करूंगा। तो देखिए C1 इक्वल टू C2 करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई टी प्लस डी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस टी माइनस एक्स। ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी एप्साइलन नॉट आर प्लस एप्साइलन आर टी माइनस एप्साइलन आर एक्स इज इक्वल टू टी प्लस डी एप्साइलन आर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एप्साइलन आर वाले टर्म्स सब देखिए एक साइड है, तो मैं क्या करता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। एप्साइलन आर ही मेरा अननोन वैल्यू था, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए टी है डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब एकदम पूछा जा सकता है, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको पता होना चाहिए। देखिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्केरिंग ब्रिज, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको ये सब प्रोवाइडेड रहेगा, टी एक्स ये सब आपको प्रोवाइडेड रहेगा। टी मेरा क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है मेरा। ठीक है, टी देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है। एक्स क्या है मेरा, जब मैंने केस 2 में कैपेसिटेंस वैल्यू को सेम रखने के लिए एज इन केस 1 मैंने जो प्लेट को ऊपर वाले प्लेट, कोई भी एक प्लेट को आप जितना शिफ्ट किया मैंने, कम किया डिस्टेंस को, वो मेरा एक्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एक हमारा क्या है कि अच्छा सा एक रिजल्ट है। देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसको रट लीजिए। ठीक है, रट लेना एक बहुत ही मतलब डिफरेंट केस है। आपको अगर एग्जाम में मैं ये बोल सकता हूँ 99% रहेगा कि अगर आप लोग इसको रट के भी जाएंगे ना, आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि टी ये ऊपर में था कि टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी था कि टी प्लस एक्स था। तो बेटर क्या रहेगा, देखिए मैं तो अभी आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया बोल के मेरे को इतना लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर एक बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग इतने प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि आप विद इन 20 सेकेंड ये वाले रिजल्ट को आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको खुद से एक बार डिराइव कीजिए। आप लोग कॉपी पेन में, मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए इसीलिए ना मैं ना पीडीएफ भी देना बंद किया हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं ऐसे यहाँ पे देखिए अभी कुछ था मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब आप लोग अगर पीडीएफ लेके इसमें देखते हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ से क्या होगा। इसीलिए आप लोग क्या, मेरे वीडियो को आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग को स्लो लगता है तो आप लोग फास्ट कर लीजिए। 1.5 टाइम यूट्यूब में ऑप्शन है, 1.5 या जितना भी कस्टम आप लोग 1.3 या 2 जो भी आप लोग को ठीक लगे, आप लोग उतना फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पे एक टॉपिक दिया है सिलेबस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रिज का देखिए मैं नाम भी लिखना भूल गया हूँ, ये मेरा क्या है, इसको हम बोलते हैं वेन ब्रिज। ठीक है, वेन्स ब्रिज। ये सर्किट आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे कि क्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है ईएससी में, पहले भी गेट में पूछा गया है कि ये सर्किट देके कि ये कौन सा सर्किट है बता दीजिए। ये वेन्स ब्रिज है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसके बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर की तरह भी काम करता है। वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि ये हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह काम करता है, ये याद रखेंगे हम लोग। क्या बोला मैं कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर। अब देखिए मैं आप लोग को ये थियोरिटिकल पार्ट एक बार बता दिया, आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर में एज अ बैंड स्टॉप फिल्टर हम इसको यूज करते हैं वेन्स ब्रिज को। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस ब्रिज को कैसे इससे फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बैलेंस कंडीशन में फिर से हमारा इक्वेशन क्या होगा, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 ये होगा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, देखिए R1 डिवाइडेड बाई J ओमेगा R1 C1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली R1 C1 ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये जितने भी पैसिव एलिमेंट है, इसका वैल्यू आपको पता है। बेसिकली आपको ओमेगा जो है ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं पता होता है। ठीक है, इसी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, R4 इज इक्वल टू R2 प्लस 1 बाई J ओमेगा C2 इंटू R3, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
देखिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूं, R3 इंटू R2 माइनस जे ओमेगा C2 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये R3 को क्या करता हूँ मैं अंदर लेके जाता हूँ इस ब्रैकेट के, तो देखिए सिंपल हो जाएगा मेरा। यहीं पे मैं इसको कर लूँ क्या, देखिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं, देखिए R3 R2 यहाँ पे R3 आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। अब इसको क्या करता हूँ मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए क्या लिखूंगा, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 R3, ठीक है, प्लस जे ओमेगा R1 R2 R3 C1 माइनस जे R3 ओमेगा C2। ये देखिए ये माइनस जे है, यहाँ पे प्लस जे है, ठीक है, तो जे स्क्वायर -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा मेरा, तो प्लस R3 बाई ओमेगा C2 इंटू ओमेगा R1 C1। कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करेंगे, ठीक है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़, रियल पार्ट तो खैर है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को मेरा 0 होना पड़ेगा ये ब्रिज को बैलेंस होने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग टू 0 करूं तो देखिए क्या होगा, ओमेगा R1 R2 R3 C1 इज इक्वल टू R3 बाई ओमेगा C2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू R3, ठीक है, ये R3 तो कैंसिल हो जाएगा खैर, ठीक है, तो देखिए ये चला गया, R1 R2 C1 ये नीचे आ जाएगा, 1 बाई R1 R2 C1 C2 ये आ गया, विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा इक्वेशन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा अननोन जो फ्रीक्वेंसी रहता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो हम ये नोन वैल्यूज नोन पैसिव एलिमेंट के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेन ब्रिज का वर्किंग है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट को इक्वेट करता, सेपरेट करता, तो क्या आता मेरा, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, और यहाँ पे क्या है, R1 R3 C1 प्लस R1 R3 C1 बाई C2, ठीक है, ये आया मेरा, ये भी ध्यान से रखेंगे। अब अगर मैं सर्किट को ऐसे डिज़ाइन करूं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लूं और C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C ले लूं, तो देखिए मेरा ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा मेरा आ जाएगा 1 बाई RC आ गया, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को पुट कर दूं तो R1 और R2 मेरा R है, तो R इंटू R4 इज इक्वल टू R इंटू R3 प्लस R3, और ये C1 C2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये R कैंसिल हो गया, तो R4 इज इक्वल टू ट्वाइस R3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा R4 बाई R3 को 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं R4 बाई R3 का रेशियो अगर मैं 2 रखता हूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैंने एज्यूम कहां से स्टार्ट किया था, मैंने बोला कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R और C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, मैंने ये कहा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये सेम सर्किट में
अगर मैं किसी तरह R4/R3 को 2 का रेशियो मेंटेन कर दूं, तो देखिए मेरा R1 और R2 ऑटोमेटिकली सेम होगा, ठीक है, C1 और C2 भी सेम होगा, तब मेरा जो ये ओमेगा का वैल्यू रहेगा ये क्या आएगा, मेरा RC आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे मेरे से कि फ्रीक्वेंसी हम कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं इस ब्रिज में। तो देखिए हम लोग 100 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक मेजर कर सकते हैं विद एन एरर ऑफ 0.1 to 0.5% एरर के साथ, ठीक है। लेकिन इस ब्रिज का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब मैं देखिए थोड़ा सा यहां पे इसको रब कर देता हूं, तो इस ब्रिज का ना सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ब्रिज ना, अगर यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग मेरा जो सोर्स है, ठीक है, अगर ये मेरा प्योर साइनूसॉइडल नहीं रहा ना, अगर ये प्योर साइन सिग्नल नहीं रहा, तो मैं कभी भी इस ब्रिज को कन्वर्ज नहीं कर सकता। ब्रिज विल नेवर कन्वर्ज, ठीक है। कब बोला मैं, जब मेरा ये अगर प्योर साइनूसॉइडल नहीं हुआ तो मेरा ब्रिज कभी कन्वर्ज नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मेरे ये जो साइन वेव है, ठीक है, अगर ये प्योर साइन वेव नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हार्मोनिक है दूसरे, अगर ये हार्मोनिक आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या सिग्निफाई करता है कि ब्रिज मेरा कभी कन्वर्ज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखिए ये काफ़ी मतलब आज का जो टॉपिक था ये काफ़ी सिंपल था। इसी के साथ हम लोगों का एसी ब्रिज का जो थ्योरी पार्ट है ये हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग देख लेंगे। तो आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रहे तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।